के सांसद ब्रजेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। ये तेज तर्रार अफसर भी रहे हैं और इन्होंने रिटायरमेंट के बाद में चुनाव लड़ा और हिसार लोकसभा से सांसद चुने गए। सांसद बनने के बाद में इन्होंने हल्के में अनेक पूरे लोकसभा क्षेत्र में ऐसे कार्य किए हैं कि जो काफ़ी सराहनीय हैं और लगातार लोगों के बीच में रहते हैं। उसके बावजूद भी पिछले दिनों जो खेड़ी चोपटा में जो धरना चला था, उन जो किसान नेता थे उन्होंने इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसके बारे में बातचीत करेंगे। बताओ जी, जो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लगातार आप हल्के में रहे हो, क्या मामला था? ये बड़ी अटपटी सी स्थिति है, क्योंकि ये वही नेता हैं जो 1 साल से चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि हम किसी राजनीतिक आदमी को अपने मंच पर नहीं आने देंगे जी। जब किसान आंदोलन चल रहा था। तो अब वो किसान आंदोलन तो निपट गया, 3 कानून जो थे वो वापस ले लिए गए जी। अब इनको अपने आप को सार्थक रखने के लिए कोई ना कोई नई चीज़ चाहिए। खेड़ी चौपटा में एक मुद्दा था लोगों के मुआवजे का, तो वहाँ पे ये वही वाले हैं जो उस आंदोलन में भी जिनको ये भ्रम हो गया था कि आंदोलन इनकी वजह से है। वो आंदोलन लोगों की वजह, लोगों की भावनाओं की वजह से था। वो ऐसा नहीं था कि वो आंदोलन किसी लीडर की वजह से चलाया जा रहा था। लीडर थे, इन्होंने कितनी इनकी क्षमता है या कितनी लोगों के बीच इनकी बैठ है, वो इन्होंने पंजाब में आजमा के भी देख ली। नहीं, जब आप इन्होंने चौकी में सांसद जी गुमशुदा है तो उसमें आपका कोई बयान नहीं आया? नहीं, बयान फजूली चीज़ का बयान देने का कोई औचित्य नहीं होता ना। वो अगर आप कहते हैं कि अगर गंद में दंगल करोगे तो कीचड़ तो आपके ऊपर ही उछलेगा, तो उसमें क्या बयान देना ऐसी बेतुकी बात का, क्योंकि बयान देने का मतलब है उनको तरजीह देना जी। और वो अब यही चाहते हैं कि किसी तरह से उनकी जी। धरना 47 दिन धरना चला है। 47 दिन के दौरान आपके लोकसभा क्षेत्र के एक हिस्से के गांव थे, 17 गांव, तो उसमें आपने क्या भूमिका निभाई? किन लोगों को मिलना चाहिए? भूमिका जी, मैंने सीएम ऑफिस में भी बात की थी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी मेरी बात हुई थी, जो चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो इसको देख रहे हैं जी। और उन्होंने जो भी, क्योंकि ये 2 चीज़ें, आदमपुर का भी था और एक ये बालसमंद का था और खेड़ी का था, और उसके अलावा सिरसा जिले के भी थे जी। तो उनमें जो भी अमाउंट इन्वॉल्व है, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, किस हिसाब से जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ दिक्कतें थी जी। क्योंकि शायद सही समय पे रिपोर्टिंग नहीं हो पाई जी। तो उस वजह से शंका पैदा हो जाती है कि कौन ठीक है कौन नहीं है, तो उस तरह के मुद्दे थे। लेकिन वो प्रशासन और सरकार के स्तर पे पूरी तरह से लोग उससे अवगत थे और उस पर काम हो रहा था। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि उसका समाधान कल ही निकला है और वो भी अगर समाधान है तो, लेकिन ये है कि फिलहाल आश्वासन है। हाँ, नहीं मतलब आश्वासन ही होता है, उसके बाद तो कार्रवाई तो अब सारी उसके ऊपर होगी और मुझे विश्वास है कि जो आश्वासन दिया गया है वो पूरा होगा और जो मुआवजे की जो बात हुई है वो सिरे चढ़ेगी। अब जी, इन दिनों एक बास में भी धरना चला है, जो भी गरीब है, काफी आधे लोग हैं बास को दोबारा ग्राम पंचायत बनाया जाए, आधे लोग अब उसके दूसरे पक्ष में आ गए हैं कि नहीं, इसको नगर पालिका का दर्जा बहाल देना करना चाहिए। आप किस पक्ष में हैं? मैं तरक्की के पक्ष में हूँ जी। मैं कभी इस चीज़ के पक्ष में नहीं होता कि जो चीज़ आगे जा रही है उसको खींच के पीछे लाया जाए। पिछले दिनों वहां पे धरने पे हुआ था कि वोट की राजनीति, वोट के लिए रामकुमार गौतम जी वहां पे पहुंच गए, फिर लास्ट में घोषणा करने के लिए बीजेपी के जो शहरी निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी वो पहुंचे हैं, साथ में कैप्टन अभिमन्यु जी आए हैं। नहीं, देखिए, वोट चलो आप उसको वोट की राजनीति की संज्ञा दे लें, लेकिन लोगों का एक यदि कोई मन है और लोग उसके ऊपर कोई दबाव बनाते हैं तो जनप्रतिनिधि को उसको सुनना तो पड़ता है और उसके ऊपर शायद उनके पक्ष में भी आके खड़ा होना पड़ता है। लेकिन हाँ, कई बार आदमी को ज़रूर ये चीज़ देखना चाहिए कि क्या आदमी खुद सैद्धांतिक तौर पे उस चीज़ से सहमत है या नहीं है जी। अब उदाहरण के तौर पे प्रेमनगर में एक इसी तरह से धरना चल रहा है, क्योंकि वो ज़मीन पंचायत ने दी थी किसी काम के लिए, वो पूरा सिरे नहीं चढ़ा, तो वो बैठे हैं, तो मैं उनसे ज़रूर मिल के आया था, क्योंकि हाँ बिल्कुल ठीक बात है, वो होना चाहिए। अब म्यूनिसिपैलिटी बन गई, म्यूनिसिपैलिटी को ख़त्म करके दोबारा से पंचायत, ये एक दूसरी तरह का मुद्दा है। इसमें ऐसा नहीं है कि लोगों का इससे जीवन या लोगों का जो व्यवसाय या जिस काम में वो लगे हैं वो प्रभावित होता हो। वो एक क्षेत्र की या एक नगर की या एक गांव की तरक्की की बात है। अब उसमें लोगों का अपना अपना मत है, जिनको लगता है कि पंचायत बने रहने में ज़्यादा फ़ायदा है
या ज़्यादा कोई तरक्की होगी तो उन सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद। जी जी, एक सवाल रहता है कि अफसरशाही पर लगाम लगाना, सरकार अफसरशाही पर लगाम नहीं लगा पा रही। आप एक ऑफिसर रहे हैं पहले, तो आप इसको किस रूप में देखते हैं कि भाई अफसर है, लोगों के काम को रोक देते हैं, काम नहीं होने देते हैं काफ़ी, तो इस पे क्यों नहीं लगाम लगाया जा रहा? देखिए, अफसर आज़ादी से पहले भी थे। जी आज़ादी की लड़ाई का एक बहुत हिस्सा, बड़ा हिस्सा जो था, वो इसी चीज़ का था कि स्वराज हो, लोगों का अपना राज हो। और इसीलिए सन 47 के बाद जब से हमारा संविधान बना है, हमने डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र, वो माध्यम चुना है अपने आप को सरकारी तौर पे या राजनीतिक तौर पे संगठित करने का या आगे बढ़ने का। और इस व्यवस्था में जो जनप्रतिनिधि है वो सर्वोपरि है। जी वो जनप्रतिनिधि की आगे काबिलियत है कि वो अफसरों से काम करा पाता है या नहीं करा पाता, या वो अफसर उसके ऊपर भारी हो जाए। तो वो तो एक जद्दोजहद है जो शायद सदा से थी और सदा रहेगी। क्योंकि लेकिन मेरा खुद का निजी तौर पे मानना है कि लोकतंत्र में जो असली जवाबदेही है वो चुने हुए नुमाइंदों की है, चुनी हुई सरकार की है। और इसीलिए उनका पूरी तरह से कंट्रोल जी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो प्रशासनिक अधिकारी तो ठीक है, अगर उनको छूट मिलेगी तो खुले भागेंगे फिर। जी, एक मुद्दा है पेंशन को, जो कर्मचारी पेंशन के मुद्दे को लेकर काफ़ी दिनों से आंदोलन रहता है, उनकी मांग है कि हमारी पेंशन बहाल की जाए। ये तो जी देशव्यापी मुद्दा है। इसमें कुछ प्रदेशों ने कुछ अपने स्तर पे कार्रवाई की है। तो क्या हरियाणा प्रदेश में नहीं होना चाहिए जी? नहीं, मैं इसके बारे में फ़िलहाल कोई स्टैंड नहीं लूँगा, क्योंकि ये एक बड़ा आपकी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। क्योंकि दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। आप एक अर्थव्यवस्था, कर्मचारियों पे ये अर्थव्यवस्था आती है क्या? जब एमएलए या एमपी जो होते हैं ना, वो अपनी पेंशन को एक बार बने एक बार ले ली, दूसरी बार बने दूसरी बार ले ली, उस समय कोई अर्थव्यवस्था नहीं आती? नहीं, खैर देखिए, ये तो बिना बात की एक बहस वाली बात होती है। टोटल पेंशन जो सारे आज तक 1966 से एमएलए बने हैं, जो जिनके यहाँ जा रही हो, कुल मिला के 23 करोड़ है। जी 1,77,000 करोड़ में से 23 करोड़ एक बूंद जितनी भी नहीं बनती। लेकिन उससे ईर्ष्या पैदा की जाती है जी कि इनकी हो रही है तो बाकियों की क्यों नहीं होती। तो चीज़ को जिस संदर्भ में वो है वो देखी जानी चाहिए। जब आप एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं, वो लाखों की संख्या है, और लाखों की संख्या की जब आप पेंशन की बात करेंगे, वो सैकड़ों या हजार करोड़ में जाएगी। वो जी, एक त्याग की स्वरूप बात आती है, तो उसमें एमपी या एमएलए ने भी त्याग पे जाना चाहिए ना। जैसे पंजाब में पड़ोसी जो देखो जी, अभी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, उन्होंने शुरुआत की, हम एक ही पेंशन लेंगे। देखो जी, अगर आपने राज ही करना है तो त्याग की बात नहीं करनी चाहिए। राज करना है तो साधु संत बनो, लोगों को प्रवचन दो, अच्छी अच्छी चीज़ करो और समाज सुधार का काम करो। सत्ता की यदि आप दौड़ में हैं और सरकार चलाने की यदि आप दौड़ में हैं, तो ये त्याग जो है, इसको मैं हिपोक्रेसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? आडंबर। इसको मैं आडंबर मानता हूँ। जी जी, इस मामले में आदमी की ईमानदारी होनी चाहिए। इसमें कोई भी व्यक्ति जो राजनीति में आता है या सरकारी नौकरी में आता है, वो त्याग की भावना, वो एक कहने की चीज़ अलग होती है, लेकिन वो सरकारी या प्रशासनिक माध्यम से लोगों को फ़ायदा किस तरह से पहुंचाया जा सके, उस सोच के साथ आता है। ना कि ये कि मैं संत होके यहाँ पे काम करूँगा, उस बात को मैं नहीं मानता। जी, लोकसभा चुनाव के समय 2 साल बचे हैं और सांसद ब्रजेंद्र सिंह अपनी जो चुनावी जमीनी है तैयार करने में जुटे हुए हैं। अगली पारी बीजेपी से होगी या कहीं दूसरी? ये सवाल मुझे तो समझ में नहीं आता है, पूछा क्यों जाता है। और ये पिछले जब से पंजाब का चुनाव हुआ है, मेरे को जो भी पत्रकार मिलता है वो यही सवाल पूछता है, और मेरा जवाब यही है कि मेरा आप अब तक कोई बयान दिखाओ जिससे आपको इस बात का आभास हो कि ऐसी कोई भी संभावना या कोई भी सोच कहीं चल रही हो। हाँ, ये है कि पंजाब के चुनाव के बाद लोगों ने पतंगबाजी बहुत करनी शुरू कर दी है, तो लोग अपनी अपनी पतंग उड़ा रहे हैं। जी, कहावत है ना, जहाँ न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो जनता पहुंच ही जाती जी वहां तक। कहाँ तक? जनता के सवाल है कि भाई कुछ देख लेती है तस्वीर, भाई ये होने वाला है बदलाव, ये बदलाव होने वाला है। जनता के क्वेश्चन होते हैं जी हमारे। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना कि मैं इस सवाल का औचित्य मुझसे पूछे जाने का तब समझ सकता हूँ यदि मेरा कोई
ऐसा कथन हो या बयान हो जिससे ऐसा कोई आभास गया हो। तो ऐसा तो मैंने ना कुछ कहा ना कुछ व्यक्त किया, तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। पता नहीं जी, चौधरी साहब भी के जो बयान आते हैं उनसे लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि भाई चौधरी साहब पता नहीं किस ट्यूनिंग में बोल रहे हैं। देखिए, चौधरी साहब का राजनीतिक जीवन 50 साल से ऊपर का हो चुका है। हाँ, बड़ा लंबा कैरियर है। ठीक है, तो वो जो कहते हैं और जो करते हैं वो डंके की चोट पे करते हैं, जी। क्योंकि वो कर सकते हैं। जी नए आदमी की क्षमताएं जो हैं या उसकी जो परिस्थितियां हैं वो अलग होती हैं। जी, पिछले दिनों बदलाव की बातचीत चल रही थी कि वे कुछ बदलाव होगा, बदलाव की राजनीति आने वाली है, प्रदेश में ही बदलाव होगा। प्रदेश में तो बदलाव हो लिया 2014 में। पर ये अभी अभी 2-3 महीने की बातचीत है जी बदलाव की। नहीं, वो तो मैं कह रहा हूँ ना, पंजाब के चुनाव के बाद से इस तरह की बात होनी शुरू हुई है ना। तो अभी हरियाणा में बदलाव कुछ कोई स्थिति